अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है वो हम एमएससी की जो है ना सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और कुछ जो है ना इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी भी कहते हैं, ईएमटी भी कहते हैं। तो डिफरेंट नाम है इसके। तो इसके अंदर जो है ना हम सारा यही पोर्शन कवर करेंगे। ये जो है ना एक्सटेंडेड फॉर्म है फिजिक्स सी जो हमने पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड है। काफ़ी सारी चीज़ें उसकी जो है ना एक्सपेंशन, लेकिन इसमें से पेपर बहुत ज़्यादा आता है। तकरीबन 3 से 4 सवाल जो है ना हमने अभी तक जो पेपर्स पढ़े हैं वो इसको पढ़ने से हम हमारे जो है ना वो कवर हो जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है ना ये मेरे अपने नोट्स हैं। तो अगर किसी ने इन्हीं चीज़ों को अपने नोट से तैयार करना है तो वो बेशक कर सकता है। इसीलिए मैं इनके नोट्स जो है ना वो शेयर नहीं कर रही, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को टॉपिक्स बता दिए हैं। आप लोग अपने तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो ये तो जो है पीयू का सिलेबस है, तो मैंने अपने ही नोट से जो है ना वो कैम स्कैनर से तस्वीरें ली हुई हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना वो अपने तौर पे इनको तैयार कर लीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा नहीं। तो एक आध दिन इसको दे लेंगे तो आप लोगों की इसकी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले जो है ना वो पॉइजन इक्वेशन। तो पॉइजन इक्वेशन क्या होती है? एक्चुअल में जो है ना मैक्सवेल इक्वेशन से हम काफ़ी सारी चीज़ें ड्राइव करते हैं। तो पॉइजन इक्वेशन जो है ना हम क्या करते हैं कि ई जो है ना इसकी वैल्यू पुट करते हैं डेल फाई, और उसके साथ जो है ना हम लेते हैं, जब प्रोडक्ट लेते हैं तो माइनस डेल स्केयर, तो डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज पॉइजन इक्वेशन। तो आप लोगों को बस ये इक्वेशन का पता होना चाहिए कि पॉइजन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है। ठीक है, आगे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा अगर रीड आउट करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है यहाँ पर एक और इक्वेशन आ जाती है, डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये कौन सी है? चलिए इसको स्टार्ट में से देख सकते हैं आप कि अगर हमारे पास रो की वैल्यू जो है ना जीरो हो, कि इन सर्टन प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व कंडक्टर्स, ऑल ऑफ द चार्ज इज फाउंड ईदर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। इन दीज केसेस रो इज जीरो। तो जब फिक्स्ड पॉइंट चार्ज होते हैं तो रोज की वैल्यू जो है ना वो जीरो होती है। चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है एट मोस्ट पॉइंट इन द स्पेस। एंड वेयर द चार्ज डेंसिटी वैनिशेज द पॉइजन इक्वेशन रिड्यूसेस टू द सिंपल। अब ये वाली लाइन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस तरह से है, कि हमारे पास जब रो इन मोस्ट ऑफ द रो इज जीरो एट मोस्ट पॉइंट्स इन स्पेस वेयर द चार्ज डेंसिटी वैनिशेस द पॉइजन इक्वेशन रिड्यूसेस टू द सिंपल फॉर्म एज। ये फॉर्म भी दी जा सकती है और ये भी पूछा जा सकता है, जब चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाती है तो पॉइजन इक्वेशन की नई फॉर्म क्या बनेगी? डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। ये इसको लेप्लास इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जब हमने पढ़ा था ना तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये शायद उसमें से है, मैथ में से है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास देखें, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई और जी होता है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? आर फाई और थीटा का फंक्शन होता है, आर थीटा और फाई। लेकिन ये होता है आर का फाई का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, बस ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ये फिजिक्स के अंदर ही है, और ये काफ़ी हद तक क्लासिकल मैकेनिक्स, जो सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और वो जो है ना क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, लेकिन इसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स को नहीं पढ़ेंगे। और चलिए, लेप्लास इक्वेशन इन वन इंडिपेंडेंट फॉर्म, तो इसको भी आप लोगों को ज़्यादा इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वो सिर्फ की हुई है, मैंने वैसे ही तस्वीर बना दी थी कि अगर आप लोग उसको सोल्यूशन देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके बारे में भी जो है ना वो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो है पोलराइजेशन, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास है पोलराइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना हमारे पास, हाँ जी, उसके बाद जो है ना हमें इसको ना ड्राइव करना है। तो जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जब हम ये ख़त्म करते हैं तो जो हमारे पास कांस्टेंट आता है, हम इस कांस्टेंट को कहते हैं काई। वेयर स्केलर, इसकी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसको कहते हैं, और डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द मटीरियल। ये यहाँ पर इसकी जो है ना वो डिफाइन लिखी हुई है, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके अलावा आइसोट्रोपिक मटीरियल यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्या होते हैं? अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पोलराइजेशन। ये इसको एक्सटेंड किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को इसको भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को पता है कि एप्सिलॉन जो है ना वो परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल कहलाती है। इट इज एविडेंट दैट हैव द सेम यूनिट्स, इसका यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए।
हाँ जी, यहाँ पर जो हमारे पास ये पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, और ये जो डी है ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये भी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को जो है ना वो रिलेट कर रही है। और ये किसके बराबर होता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई पी। तो इसको भी वैसे करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को इसमें काई जो है ना, इसको काई बोलते हैं, और आप लोगों को काई के बारे में पता होना चाहिए। और इसका जो है ना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और काई, इन सब का यूनिट क्या होता है, फैरड पर मीटर। ठीक हो गया। उसके बाद है जी, ये देखें, ये भी आप लोगों को बस, हाँ, उसके बाद के आपको ये तो पता ही है कि एप्सिलॉन नॉ एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट के परमिटिविटी इन दी जो है ना वो रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है ना, ये किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। और इसको हम एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। और के इज इक्वल टू 1 प्लस इनका रिलेशन है। ये बस रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज मेड वेरी intense, it will begin to pull electrons completely out of the molecules and the material will become conducting. The maximum electric field at which a dielectric can withstand without breakdown is called dielectric medium, या डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्ट्रेंथ कहते हैं इसको। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है, ये वही है जो हम लोगों ने एफएससी में भी किया हुआ है। और हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस क्यों नहीं है, इसके रीजन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, और किसके बराबर होता है, मैग्नेटाइजेशन किसके बराबर होती है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होता है, और ये किसके बराबर होता है, ये आप लोगों ने जस्ट रीड आउट करना है। यूनिफॉर्म होगी तो अलाइन होंगे करंट की लूप या नहीं होंगे, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कब करंट जो है ना वो मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो मैग्नेटाइजेशन करंट की डेफिनेशन भी याद आप लोगों को करनी है। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेल क्रॉस एम के। तो इसका रिलेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सिर्फ रिलेशन करना है, बाकी इसको डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एच की वैल्यू, एच को जो है ना हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना ये सारा जो है ना कैलकुलेशन है, इसको आप लोगों को बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए की है ताकि अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो वो कर सकता है कि हमारे पास अचानक से जो है ना ये एच कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर है जी, डिपेंड्स अपॉन सॉरी, the most easily treated by introducing the third auxiliary magnetic field vector called magnetic field vector called magnetic intensity। तो जैसे B है ना, B का एनालोगस जो है ना वो यहाँ पर H है। द यूज ऑफ H इज एनालोगस टू द यूज ऑफ D इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम D यूज करते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये देखें क्या है, यहाँ पर फ्री स्पेस है मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोलराइजेशन के फैक्टर को ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या बनता है, डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहाँ पर जो एच है इसको भी हमने जो है ना वो इसी तरह से डिफाइन करना है। चलिए आगे चल के एच की जो हम देखते हैं किसके बराबर होता है एच। हाँ जी, वो डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एज। तो ये जो है ना ये इधर से लेकर इधर तक इसकी जो है ना डेफिनेशन है। देखें अभी हमने पढ़ा था ना, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। देखें ये, द यूज ऑफ एच इज एनालोगस टू द यूज ऑफ डी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो डी किसके बराबर है, परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय ई प्लस पोलराइजेशन। तो यहाँ पर क्या है, पोलराइजेशन का एनालोगस क्या है, मैग्नेटाइजेशन। और बी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हमने बी यूज कर लिया, और वहां पर हमने एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, उसको डिवाइड कर दिया। तो एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, बी ओवर म्यू नॉट माइनस मैग्नेटाइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों ने इसको ज्यादा नहीं करना, आगे जाके ये डाबायोट-सावर्ट लॉ है, इसकी आप लोगों ने सिंपल फॉर्म जो मैंने आप लोगों को बीएससी वाले फिजिक्स की पेपर सी से करवाई थी वही करनी है। अच्छा, यहाँ से जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करंट डेंसिटी, और इसका रिलेशन है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। वैसे हमने पढ़ा था डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। तो ये थोड़ा सा चेंज आया, इसको भी आप लोगों ने बस देख लेना। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे भी आ सकता है, क्योंकि बी किसके बराबर, एच किसके बराबर होता है, उसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर, देखें डेल क्रॉस बी इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू
जे आ गया। बस इसको इतना से करना है, उसके बाद ये आगे कुछ भी नहीं करना। हाँ, यहाँ पर जो है ना मैक्सवेल इक्वेशन को भी चेंज किया है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको भी बस इतना नहीं, बस ये नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ी है ना, ऐसे ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ेंगे। उसको हम काई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ इसको हम क्या करेंगे, काई एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, और इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन काई की जो है उसकी वैल्यू क्या थी, उसका जो यूनिट था वो 5/f फेरेड पर मीटर था। ठीक है, इन एंड फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। अच्छा, और उसके बाद ये टेंसोरियल क्वांटिटी है, वो स्केलर थी, ये क्या है, टेंसोरियल क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव होगी तो जगह काई है मींस पॉजिटिव, द मटेरियल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, एंड द मटेरियल इज स्ट्रेंथन बाय द प्रेजेंस ऑफ द मटेरियल। और ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है। पैरामैग्नेटिक होगा तो काई एम लेस देन 1 होगा, डायमैग्नेटिक होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ से तैयार कर लेनी है। एच इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट। तो एम की जगह पे हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, काई एम। तो बी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस काई एम ओवर एच। तो इस पूरे, ये क्योंकि ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है और ये भी है, तो इन दोनों, इन सबको हम क्या लिख देंगे, म्यू एच लिख देंगे। ठीक हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू एच। तो ये दूसरा फार्मूला एच इज इक्वल टू बी ओवर म्यू। तो वेयर म्यू इज कॉल्ड द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। दस, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, ये आप लोगों ने यहाँ से तैयार लाजमी करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अंदर क्लास ऑफ द मटेरियल, दीज मटेरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय पॉसिबल परमानेंट मैग्नेटाइजेशन। और इसके लिए कायम की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, ठीक है, इसके बाद इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। इधर भी पॉजिटिव या नेगेटिव, देयरफॉर वी कैन डिटरमिन द रीजन ऑफ बी एच कर्व। ये बी एच कर्व है, इसको भी नहीं करने की जरूरत। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा ना उन्होंने एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा है। हमने पढ़ा था डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो। तो यहाँ पर जो है डी को इस तरह से किया हुआ है, डी किसके बराबर होते हैं, उसको रो के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये गाजिस लॉ है, और ये सारी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, क्योंकि ये मैक्सवेल इक्वेशंस की डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, तो ये भी आप लोगों ने छोड़नी नहीं है। डेल क्रॉस इज इक्वल टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एम्पियर लॉ रिलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड टू द स्टेडी करंट। ठीक हो गया। उसके बाद तो ये जो है ना एम्पेयर लॉ की मॉडिफिकेशन क्यों आई थी, उसकी रीजन लिखी हुई है। इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, इसको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकाली हुई है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड गाजिस लॉ दोनों को, ये सारी डेरिवेशन है, इसको भी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म इफ वी टेक, ये जो है ना उसकी कंप्लीट सेट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन जो है ना ड्राइव किया गया था, वो इस तरह से मजीद जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया है। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, del dot B is equal to non existence of magnetic monopole. Del cross E is equal to Faraday law expresses the fact that a time varying magnetic field can produce electric field even in the absence of excess charge. तो ये इक्वेशन क्या बता रही है, बस ये आप लोगों ने कर लेना है। डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J, तो ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो ये यहाँ पर H की फॉर्म में, और H की फॉर्म में है तो इधर D होगा और इधर J होगा। सारी ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का क्वांटिटीज होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, ये दूसरी तरह से आ गई। जैसे डेल, वहां पर डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो था। अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एच की फॉर्म में बात आ जाएगी ना, तो हमारे पास ई किससे रिप्लेस हो जाए, डी, यहाँ पर डी आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। यहाँ पर डेल डॉट बी एज इट इज जीरो आएगा। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। अब यहाँ पर क्या आएगा, डेल क्रॉस डी है, यहाँ पर हमने देखे लिखा हुआ होगा, सॉरी इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन डेल सिर्फ फर्स्ट और जो है ना लास्ट इक्वेशन चेंज होती है। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट पी है। तो और ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c इन फ्री स्पेस, और इन फ्री मीडियम 1/v के बराबर है। और n इज इक्वल टू c/v, ये चीजें हम लोगों ने वैसे पहले पढ़ी हुई हैं। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ मैक्सवेल, समटाइम्स दीज आर नोन एज, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है और वो मैक्रोस्कोपिक थी, सॉरी। The equations are still true. Equation 1 and 2 containing source terms are reduced to. तो सिर्फ equation 1 and equation 4 चेंज होंगी, ये जैसे चेंज होगी। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू किसकी किसकी मौजूदगी में, जब हमारे पास क्या मौजूद होगा, कंटेनिंग सोर्स टर्म। तो हमारे पास इस तरह से पूछा था, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स कैन बी रिटन एज।
तो ये मैक्सवेल इक्वेशन को जो है ना वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मकसद यही था कि आप लोगों को दोनों का फ़र्क पता चल जाए कि डी और एच को जो है ना कब हम डी वाली इक्वेशन कब यूज़ करेंगे, एच वाली कब यूज़ करेंगे और ई और बी वाली कब यूज़ करेंगे। और दीज आर कॉल्ड द मैक्रो, यहाँ पर ए आना चाहिए, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, पहली और दूसरी जो है ना पहली और सॉरी चौथी जो है वो चेंज होंगी, बाकी सेम रहेंगी। ठीक हो गया। और यहाँ पर फिर बताया हुआ है, बार बार लिखा हुआ है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पोलराइजेशन, और एच किसके बराबर है, बी ओवर म्यू नॉट प्लस माइनस मैग्नेटाइजेशन। गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरेज नॉट इंक्लूडिंग डिटेल्स अराउंड सिंगल एटम एटसेट्रा। तो ये जो है ना ये सिंगल एटम से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल जो है ना एवरेज देती। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ये हम लोगों ने जो है ना वो पहले पेपर के अंदर भी हमारे पास इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। तो ये हमने फिर मैक्सवेल इक्वेशन लिख दी है। स्केलर प्रोडक्ट सबका जब ई के साथ लेंगे, ई डॉट डेल क्रॉस एच तक, तो ये ड्राइव किया हुआ है किस तरह से हमारे पास जो है ना ये निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास पॉइंटिंग यहाँ पर है जी, ये जो इक्वेशन है ना ये कहलाती है पॉइंटिंग थ्योरम एंड इट वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पॉइंटिंग थ्योरम है इट इज एनालोगस टू वर्क एनर्जी थ्योरम इन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एज एंड इट बिहेव सेम एज वर्क एनर्जी थ्योरम इन द लीनियर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर जो है जे डॉट ई, और ये कौन सी एनर्जी है, ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड प्लस ई क्रॉस एच वाली टर्म यूज हो रही है, और ये किसके बराबर होता है, वर्क डन के। ठीक है, मतलब सोर्स टर्म के। ये बताया हुआ द फर्स्ट इंटेग्रल इन द राइट हैंड साइड इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड, द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट द रेट एट विच द एनर्जी इज कैरिड आउट वी अक्रॉस इट्स बाउंड्री सरफेस। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना अगर हम एक्सप्रेस करते हैं एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच एंड यू इज इक्वल टू देन इक्वेशन डेल डॉट एस इज इक्वल टू पार्शियल यू इट इज कॉल्ड। अब जो हमारे पास एस जो है ना ई क्रॉस एच ये वाला जो है इसको हम कहते हैं ई क्रॉस एच, ये है, इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आया भी हुआ है। और ये इक्वेशन फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आए भी हुए हैं। और इफ डेल डॉट एस इज इक्वल टू जीरो तो पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लूइड एनर्जी किसके बराबर होगा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ चार्ज का जो है ना ये इससे रिलेटेड आ गया है। अच्छा, उसके बाद है ये कूलम गेज क्या होता है, डेल डॉट ए बराबर है जीरो, तो इस इक्वेशन को हम कूलम गेज कहते हैं। और डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस भी कह सकते हैं, या प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्स कंडीशन या लॉरेंट्स गेज। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ से रिलेटेड भी पेपर आप लोगों के क्वेश्चन में आया, पेपर क्वेश्चन के अंदर आप जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, the cause of wave propagation in conducting medium we have imaginary k is equal to k r plus I के आई। ठीक है, ये हमारे पास लंबी सी चीज़ है लेकिन हमने इसको ज़्यादा नहीं करना, बस मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो द डिस्टेंस विच द वेव टेक्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड बाय फैक्टर ऑफ वन ओवर ई अबाउट ए थर्ड इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। तो इसको स्किन डेप्थ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, और ये वन ओवर के बराबर होती है। इट इज अ मेजर ऑफ द डेप्थ टू विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट इनटू द कंडक्टर मीन वाइल द रियल। तो इसको भी आप लोगों ने रियल पार्ट डिटरमिन्स द वेवलेंथ एंड द प्रोपगेशन v एंड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन x। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर के आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के आर, n इज इक्वल टू सी के आर। तो ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, इसको भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब पुअर कंडक्टर होगा तो जी वेरी वेरी लेस देन एप्सिलॉन म्यू होगा, ये इसी के अंदर फैक्टर है, ये जी ओवर एप्सिलॉन म्यू लेस देन 1 होगा। और हमारे पास जो है वो स्किन डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू 2 ओवर जी, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोपगेशन ओमेगा फॉर द केस ऑफ पुअर कंडक्टर। ये पुअर कंडक्टर की बात आ गई, और ये किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन ओवर म्यू ओवर 2 ओवर जी।
हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर नॉन कंडक्टर जी इज इक्वल टू 0। तो ये मैं बताना पीछे से भूल गई थी। तो ये जी एक कांस्टेंट वैल्यू फैक्टर है जो कि इमेजिनरी जो पार्ट है ना उसका एक जो है ना वो कांस्टेंट है, जी इज इक्वल टू 0। और आगे जी है, इट मीन्स दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ के विच इज रिलेटेड टू द स्किन डेप्थ इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन द कंडक्टिविटी इज टेकन इनटू अकाउंट। फॉर पुअर कंडक्टर जी को कंडक्टिविटी भी कहते हैं, वेरी वेरी लेस देन एप्सिलॉन म्यू। और उसके बाद जो है ना ये किसके बराबर आ जाएगा, स्किन डेप्थ बराबर आ जाएगी 2/g एप्सिलॉन ओवर म्यू। ये फॉर पुअर कंडक्टर था। और फॉर गुड कंडक्टर जी वेरी वेरी ग्रेटर देन, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी एप्सिलॉन म्यू से, और इसकी जो वैल्यू एंड पे आएगी जी म्यू। अब ये जो है फॉर गुड कंडक्टर के आई एंड के आर नियरली इक्वल एंड द स्किन डेप्थ डिक्रीजेज फॉर इंक्रीजिंग ओमेगा। ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिग्मा। और सिग्मा इज इक्वल टू ये इसके बराबर आ गई। तो ये जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए सारी वैल्यू स्किन डेप्थ गुड कंडक्टर्स के लिए, बैड कंडक्टर्स के लिए, सॉरी गुड कंडक्टर और जो है ना बैड कंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी की कंडीशन क्या है, ये पहला वाला जो है ना लाइन, और पुअर कंडक्टर के लिए और एंड पे स्किन डेप्थ की वैल्यू। ठीक हो गया, स्किन डेप्थ इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और स्किन डेप्थ जो है ना वो पुअर कंडक्टर के लिए जो है ना वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और डायरेक्ट और जो है गुड कंडक्टर्स के लिए जो है ना वो डिपेंड करती है कंडक्टिविटी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेगी तो स्किन डेप्थ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगेन बताया हुआ है पुअर should be noted that the terms poor and good conductors depend upon the frequency omega। तो g very very less than poor। उसके बाद है द सेम सब्सटेंस में भी गुड कंडक्टर एट लो फ्रीक्वेंसी एंड पुअर एट द हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बस यहाँ तक हम लोगों ने करना था। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगेन मैं बता रही हूँ ये वही टॉपिक हम लोगों ने किए हैं जो पेपर में से आए हुए हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जिन चीज़ों में मैंने जोर दे के बताया उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।